जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें इश्तियाक अहमद जो पाकिस्तान के एक बहुत ही जबरदस्त हिस्टोरियन है, जो अपने तथ्य बहुत जबरदस्त तरीके से रखते हैं, उन्होंने आज एक फकर यूसुफजई के साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी जो जब से आजाद हुआ है देश, तो उसके बाद से भारत और पाकिस्तान का एक कंपैरिजन किया है। बहुत ही जबरदस्त और लेटेस्ट विश्लेषण है इश्तियाक अहमद साहब के साथ। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों विदाउट नेशनल पॉलिसी हमारे गुजरे, और इसके ऊपर मतलब अगर हमने काम नहीं किया तो हम कर क्या रहे थे? जो 75 ईयर्स हम थे तो बगैर पॉलिसी के हमने अपना मुल्क चलाया था, जिस तरह नजर आ रहा। देखें, एक चीज होती है वेल थॉट आउट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स, टेक्टिकल प्रोसीजर्स एक पॉलिसी के, ठीक है, पॉलिसी जो होती है। एक और चीज है जिसे कहते हैं एडहॉकिज्म। एडहॉकिज्म का मतलब यह है कि आप जैसे हालात हो रहे हो उनके साथ आप रिएक्ट करते जाते हैं। जी, पाकिस्तान बनने के बाद इनकी कोई अपनी फॉरेन पॉलिसी क्लियर नहीं थी। इंडिया के साथ दुश्मनी पार्टीशन की वजह से हुई, दोनों के दरमियान डिस्प्यूट टेरिटरी के ऊपर थे, जो ब्रिटिश एसेट्स थे उनकी डिवीजन पे थे। तो पहले दिन से ये पार्टीशन जो है और उसमें जो खून बहा 1 मिलियन लोगों का, तो दोनों तरफ फिर अजीब अजीब स्टोरीज भी तो साथ साथ गई ना। तो इन दोनों मुल्कों की आज़ादी जो है, जिसका फैज साहब ने कहा ये दाग दाग उजाला, कि ये द स्टेन्ड डॉन ऑफ फ्रीडम, उसका मतलब तो यही था कि ये वो सुबह नहीं थी कि जब आज़ादी आए और लोगों की जो है इस्ताली कुव्वतें वो भी ख़त्म हो जाएं। सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ दोनों तरफ। इंडिया में ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है वो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक पूरी 50 साल की स्ट्रगल, उनके मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था 3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928, कराची फंडामेंटल राइट्स रेजोल्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1931 ऑल्सो रेजोल्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, के जो माइनॉरिटीज है उनकी पर्सनल लॉ को हम खुद टच नहीं करेंगे जब तक वो खुद उसके लिए तैयार ना हो। और चौथा, उन्होंने महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के दरमियान पूना पैक्ट, इन 4 चीजों को आप उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी पाएंगे। लिहाजा उनकी डायरेक्शन बिल्कुल पहले दिन से क्लियर थी। हमारे यहाँ तो जिन्ना साहब ने अपनी जितनी काबिलियत है एज ए लॉयर इसमें इस्तेमाल की कि पाकिस्तान बनना ही चाहिए, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते जी। अब पाकिस्तान गया बन, उसके बाद अगर आपने मेरी जिन्ना वाली किताब देखी है तो पाकिस्तान कम्स इनटू बीइंग ऑन द 15th ऑफ अगस्त 1947। 14 वाली डेट जो है ना, उस दिन सेरेमनी हुई थी, लेकिन ट्रांसफर ऑफ पावर रात के 12 बजे 14 और 15 की रात को हुआ था। सो द एक्चुअल डेट व्हेन पाकिस्तान बिकेम एन इंडिपेंडेंट डोमिनियन थी ना, क्योंकि द हेड ऑफ द स्टेट वाज स्टिल टेक्निकली द ब्रिटिश मॉनर्क, वाइसरॉय। हाँ, नहीं वाइसरॉय नहीं, मॉनर्क, क्योंकि वाइसरॉय हैड गॉन, देयर वाज द गवर्नर जनरल लाइक जिन्ना साहब, बट ही वाज एन एजेंट ऑफ द मॉनर्क, ये वाली पोजीशन थी। हाँ, ये इंडिया में भी हुआ था, ठीक है। तो जब ये हो गया, उसके बाद जिन्ना साहब की आखिरी तारीख जो पब्लिक स्टेटमेंट है ना, वो है 14 अगस्त 1948 को, एंड आफ्टर लेस देन अ मंथ ही एक्सपायर्ड, आपको पता ही है। yes, exactly, सितंबर को उनकी डेथ हो गई। वो लास्ट जो भी उनकी स्टेटमेंट है उसमें यही है कि हमारे दुश्मनों ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान खत्म हो जाए, लेकिन हम कामयाब हो गए हैं और हमें कोई खत्म नहीं कर सकता।
Right. So the message Jinnah Sahab left even after all, after 1 year of Pakistan was कि इंडिया और कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान को खत्म करना चाहती है। अब वो बन चुकी हुई है पाकिस्तान की स्टेट की साइकोलॉजी, पॉलिसी का हिस्सा, यानी इस जो नेशनल साइकोलॉजी की बुनियाद पर पॉलिसी बनती है ना। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे, आपने इकोनॉमी की भी बात की, एग्जैक्टली बिल्कुल सर। हाँ, उस पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स का ख्याल था कि ये तो चल ही नहीं सकेंगे क्योंकि इनके पास ना कोई इंडस्ट्रियल बेस है, कुछ इस तरह नहीं है। सिर्फ हमारी जो वेस्ट पाकिस्तान में वीट प्रोडक्शन कामयाब थी बहुत, लेकिन यहाँ पे तो कोई इंडस्ट्री थी नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो पाकिस्तान हैड टू स्टार्ट फ्रॉम अ स्क्रैच, बल्कि कहा जाता है कि पेपर, कुर्सियां, मेजें जो ऑफिस में होती है उनकी भी पूरी नहीं थी। हाँ, तो पाकिस्तान ने पहले दिन से जब अपने पांव पे खड़ा किया तो उनको ये खबर थी कि कांग्रेस वाले सोच रहे हैं कि पाकिस्तान फेल हो जाएगा। ओके ओके, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। हाँ जी सर, एक चीज और है कि मतलब उस वक्त आपने बड़ी जबरदस्त डिटेल में आपने बिल्कुल कायदे आज़म के हवाले से और उस वक्त से शुरू करके आज हम सर 2022 में खड़े हैं, लेकिन आज भी हमने मतलब क्या सीखा इन लास्ट 75 ईयर्स से? अगर लेट सपोज हम कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ किया या मतलब उन्होंने कुछ किया, लेकिन हमने इंटरनली कितना स्ट्रॉन्ग किया पाकिस्तान को, क्या कुछ ऐसा किया है कि हम आज खड़े हो सके और कहें कि हाँ यार हमने ये लास्ट 75 ईयर्स में किया, दुनिया को हम दिखा सकते हैं कि हम ऐसे नहीं है, जो आप हमें जिस तरीके से देखते हैं हम बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब ऐसा कुछ है? बिल्कुल किया। देखे, विद इन द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान, मैंने जहां बताया कि उनके पास ना, देखे ना, म्यूनिशन फैक्ट्री भी कोई नहीं थी, स्वाय वाह की छोटी छोटी कुछ चीजें प्रोड्यूस करते थे, बाकी सारा कुछ इंडिया में रह गया था। जो इंडस्ट्रियल शहर थे, बॉम्बे, कानपुर, कलकत्ता, मद्रास और जमशेदपुर, ये सारे इंडिया में रह गए थे। पाकिस्तान के पास नो इंडस्ट्री वर्थ द नेम, छोटी छोटी फैक्ट्री फैक्ट्रियां मिले थी बट नॉट ऑफ एनी सिग्निफिकेंस। जी जी। आर्म्स इंडस्ट्री हमारी कोई नहीं थी। तो पाकिस्तान बनने के बाद हमारी लीडरशिप ने जो फिर किया वो भी हमारे गले में पड़ गया। इन्होंने फिर अमेरिका के साथ कहा कि आप हमें अपनी फ्रंट लाइन स्टेट बनाएं जी, और अमेरिका ने 51 में जाके इनकी बातों को मानना शुरू किया और वेपन भी आने शुरू हो गए और इकोनॉमिक एड भी बहुत आई। पाकिस्तान उसके बाद अपने पांव पे खड़ा होना शुरू हो गया। लेकिन वर्ल्ड बैंक के जरिए और अमेरिकन एड के जरिए उस जमाने में जरा सुन ले के इशू क्या था। इशू ये था कि इंडिया जो वो नॉन अलाइंड मूवमेंट थी जो कि अमेरिकन को पसंद नहीं थी जी, और पाकिस्तान वेस्टर्न अलायंसेस का अमेरिका के साथ मिलिट्री पैक्ट कर लिए थे। तो जाहिर है अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के लिए एक ज्यादा सिंपैथी नजर आती है ना, जबकि नेहरू सेड के वी विल नाइदर जॉइन द ईस्टर्न ब्लॉक नॉर द वेस्टर्न पावर्स, वी विल रिमेन इंडिपेंडेंट। ठीक सर, तो ज्यादा फायदे में नहीं रहे। मैं वो बता रहा हूं, जरा मुझे टाइम दे। जी जी प्लीज प्लीज। उन्होंने दोनों तरफ से फायदा उठाया। ये जो हैवी इंडस्ट्री है और ये वो सारी सोवियत यूनियन ने दी अपना पाकिस्तान इंडिया को। जी जी। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान को ऑफर की थी कि आपको हम स्टील मिल लगा देते हैं, सोवियत यूनियन ने। बिल्कुल। लेकिन उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रिफ्यूज किया, बल्कि ये वजीर अली इंडस्ट्री वालों ने कहा कि हमने नहीं इनसे लेनी, कुछ नहीं लगनी चाहिए। तो सोवियत यूनियन की जो ऑफर थी, प्राइम मिनिस्टर को बुलाया भी, वो भी हमने ठुकराया, बिकॉज हमारा रुख अमेरिका की तरफ था ना। अगर आप मेरी गैरिजन स्टेट वाली किताब देखें तो विद इन अ वीक वो जो था अमेरिकन डिप्लोमेट, उसको कायदे आजम और उनकी हमशीरा कन्विंस कर रहे थे कि उनका जो बड़ा घर है ना वो किराए पे ले लें। ये भी वैसे सच्ची बात है कि ऑफिस होल्डर जब अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रेंट आउट करने के लिए करता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, करना नहीं चाहिए, बट इट इज ऑल ऑन रिकॉर्ड। इन्होंने किया
और अमेरिकन जो थी वो मार्गरेट ब्योर्क वाइट को कहा कि अगर आप नहीं हमारे तरफ आ रहे तो सोवियत यूनियन आ जाएगा, आपको हमारी ज्यादा जरूरत है। तो पाकिस्तान वॉज वेरी क्लियर इन दिस कोल्ड वॉर वी आर गोइंग टू बी ऑन द वेस्टर्न साइड, ठीक है। राइट। उससे फायदा तो बहुत हुआ ना, मिलिट्री एड भी आई बिल्कुल, और इकोनॉमिक एड भी आई, लेकिन प्रोवाइजो क्या था? प्रोवाइजो ये था कि ये आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करनी है जी, और आपके अगर कम्युनिज्म आता है तो उसको रोकने के लिए। जी, exactly. पाकिस्तान ने क्या किया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू भी की। मेल 61 में जो प्लान्स बनी ना 5 ईयर प्लान जो लाइट इंडस्ट्री की, वो बहुत कामयाब हुई। 5.4% हमारा रेट ऑफ ग्रोथ था, इंडिया का 2.7 था उस जमाने में, हमारा डबल दैट जी। लेकिन हमने क्या हरकत की, हमने कश्मीर वाला वो जंग शुरू कर दी। उसके बाद वर्ल्ड बैंक की जो फंडिंग है वो सीज हो गई ना, खत्म हो गई। यस। और रन ऑफ कच्छ में जो मिलिट्री एड में ये था कि इंडिया की जंग के साथ हमने अमेरिकन वेपन्स इस्तेमाल नहीं किए, वो हमने कर दिए रन ऑफ कच्छ में, और फिर 65 वॉर में भी किए। राइट। तो उसके बाद एम्बार्गो अमेरिकन आर्म्स का लग गया। ओके। उसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना वो मजरू हुई है। लेकिन आप कह सकते हैं 47 से लेके अबाउट 64-65 तक पाकिस्तान का ग्राफ ऊपर जा रहा था और इंडिया से बेहतर जा रहा था। यस। ये फेज बताना बड़ा लाजमी है। वहां पे ये सवाल हो सकता है कि आपकी फिर क्या फॉरेन पॉलिसी है। जिस तरह अब मैंने पढ़ा है, इन्होंने अनाउंस किया है कि जी हम आइंदा, ये 11 जनवरी को इन्होंने अनाउंस किया है एग्जैक्टली सर, बिल्कुल, कि आइंदा हम पीस विद नेबर्स एंड इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सर, ये पॉइंट मेरे पास भी है। बिल्कुल, के लिए मैंने ये तैयार किया था ताकि आज इस पे बात हो। जबरदस्त, ठीक है ना। We leave the door open for trade and business ties with India without settlement of the long-standing dispute with India over Kashmir. ये भी कहा गया है, ये कहा है, provided there is progress in the talks between the two nuclear neighbors. बड़ी अच्छी बात है, यहां तक एक्सीलेंट। उन्होंने कहा है कि हम इंडिया के साथ अमन की बात करना चाहते हैं विदाउट मेकिंग द कश्मीर डिस्प्यूट्स सेटलमेंट अ प्री कंडीशन। लेकिन आगे जरा सुने। जी जी। अच्छा, आगे और भी खूब बात की है। वी आर नॉट सीकिंग हॉस्टिलिटी विथ इंडिया फॉर द नेक्स्ट 100 years. दिस साउंडेड लाइक म्यूजिक टू मी। ये तो राग भैरवी मुझे लगा। राग भैरवी को कहते हैं सदा सुहागन राग, उसमें सब खुशी खुशी है। लेकिन आगे जाके क्या कहा जी, वो कहते हैं आप वो बात कर देते हैं फिर साथ मेंगने उनमें कर देते हैं। आगे जाके क्या कहा कि जब तक मोदी इज इन पावर इंडिया के साथ बात नहीं हो सकती। व्हाट इज द चेंज देन? वेयर इज द स्ट्रेटेजिक थिंकिंग? भाई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग तो ये थी कि अब settling all disputes with neighbors, बिल्कुल, friendly relations and economic diplomacy. You say this, you even make a statement कि इंडिया के साथ settlement of Kashmir पहले precondition नहीं है, and then having said that, you contradict the whole thing by saying कि जब तक मोदी is in power तो इंडिया से बात नहीं हो सकती। तो यहाँ पे नजर आता है कि strategic thinking कोई नहीं है। ये क्या करते हैं? देखें, फॉरेन पॉलिसी अल्टीमेटली डोमेस्टिक पॉलिसी के साथ ही रिलेटेड होती है। जी बिल्कुल, लेकिन फॉरेन पॉलिसी एक स्पेशलाइज्ड चीज भी तो है ना। यस, हर चीज तो डोमेस्टिक पॉलिसी के साथ आप रिलेट नहीं कर सकते। हमारे यहाँ वो समझ इन्हें कभी नहीं आई। ये देखते हैं कि स्ट्रीट के अंदर कौन सी बात ज्यादा चलेगी और कौन सी एक्सट्रीम पोजीशन हम लें ताकि एक पॉपुलैरिटी से हमें मिल जाए, विच इज जिस चीज पे मिल सकती है लोकल। हालांकि वो भी मैं समझता हूं इनकी टोटली गलत परसेप्शन है। राइट। नोबडी इज डाइंग टू सॉल्व द कश्मीर प्रॉब्लम। कई लोगों ने अपने बच्चों की जानें दे भी दी थी